स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, पिछले कुछ दिनों में ये टर्म जो है हमने न्यूज में काफी ज्यादा देखा और ये भारत की और बाकी देशों की एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मतलब कि आपको पता है हमारे को अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, घर, कमर्शियल एरियाज को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उसके लिए हमारे को एनर्जी चाहिए होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गैस, ऑयल या फिर इंडिया जो भी एनर्जी यूज करता है। उसी से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। क्या है ये, क्यों है न्यूज में, सऊदी अरेबिया और रशिया क्या कर रहे हैं, यूएस, इंडिया और जापान ने एग्जैक्टली क्या किया, पूरी की पूरी डिप्लोमेसी यहां पर समझाने वाला हूं ऑयल के पर्सपेक्टिव से। प्रेजेंटेड बाय मी मदद गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए आप यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ 1 दिसंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, आपको सब्सक्राइब करना है यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। साथ के साथ अनअकैडमी से 169 प्लस सिलेक्शंस इस बार, सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। ऑल्सो अगर आप 30 नवंबर तक सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा ऑन जीएस एंड प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो अगर आप ऑप्शनल के साथ सब्सक्राइब करते हैं तो 30 नवंबर तक एडिशनल 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ के साथ ऑप्शनल के बैचेस तो शुरू हो ही रहे हैं और हर संडे अपना जो है कॉम्बैट होता है। इसी के साथ मंडे टू फ्राइडे रोज सुबह 10 बजे अभियान डेली स्टैटिक क्विज और शाम को मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे T20 डेली करंट अफेयर्स होता है। अनअकैडमी के नोट्स और लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए डू जॉइन अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। दुनिया में एक बॉडी है जिसका नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऐसे देश हैं दुनिया के जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। ओपेक में 13 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग वेनेजुएला, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड सो ऑन। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इट इज हेडक्वार्टर्ड इन ऑस्ट्रिया, यूरोप। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर्स है। अगर हम पूरी दुनिया का ऑयल आउटपुट देखें तो ओपेक बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता। इस वजह से ओपेक के साथ 10 देश और जुड़ गए जिसको कलेक्टिवली बोले आता है ओपेक प्लस। ओपेक का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो है रशिया, सऊदी अरेबिया, सॉरी। और इधर जो 10 एडिशनल कंट्रीज ओपेक के साथ जुड़ गई उनका सबसे बड़ा जो ऑयल प्रोड्यूसर है वो है रशिया। सऊदी अरेबिया और रशिया ने मिलकर सोचा कि अगर हम एक कलेक्टिव ग्रुप बना लें जिसका नाम होगा ओपेक प्लस तो हमारे पास और ज्यादा बार्गेनिंग पावर आएगी। मतलब कि पहले हम सिर्फ 13 देश थे, लेकिन अगर ये 10 देश और जुड़ जाएंगे एक ग्रुप में तो हम 23 देश हो जाएंगे। हम पूरी दुनिया में ऑयल आउटपुट को कंट्रोल कर पाएंगे, पूरे दुनिया के ऑयल के सप्लाई को कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब कि पूरे दुनिया में ऑयल का क्या प्राइस चल रहा है उस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो 10 देश लेड बाय रशिया, उन्होंने इन 13 देशों को ज्वाइन करा और एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है ओपेक प्लस। ये ओपेक प्लस दुनिया का अप्रोक्सीमेटली 50% ऑयल सप्लाई जो है, दुनिया के ऑयल की जो 50% सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है ओपेक प्लस। तो बेसिकली ये देश क्या करते हैं, हर थोड़े टाइम बाद मिलते हैं और दुनिया में देखते हैं कि ऑयल की कितनी डिमांड है। ठीक है, आपको पता है कि इनकी मेजर इनकम, ये जो 23 कंट्रीज हैं, इनकी मेजर इनकम कैसे होती है, तेल से होती है। सही बात है। तो अब ये रेगुलरली मिलेंगे, देखेंगे कि दुनिया में कोविड से रिकवरी कैसी चल रही है, डिमांड कितनी है, उस हिसाब से ये कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि हमारे को ऑयल की सप्लाई कितनी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 1 लीटर रखनी है, 2 लीटर रखनी है, 3 लीटर रखनी है, लाइक दैट, डिपेंडिंग अपॉन कि डिमांड कितनी है। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक तो इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, लेकिन साथ के साथ क्रूड ऑयल के रेट जरूरत से ज्यादा इंक्रीज ना हो या जरूरत से कम क्रैश ना हो। इस कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए कि सारे देश मिलके आपसी सहमति से डिसीजन ले रहे हैं, इन्होंने ये 23 कंट्रीज का ग्रुप ओपेक प्लस प्रोड्यूस करा, जहां पे सऊदी अरेबिया और रशिया जो हैं वो सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। ये न्यूज में इसलिए है, आपको पता है कि कोविड के टाइम पे हमारा पूरा जो दुनिया का मार्केट था वो बंद हो चुका था, ना कोई फ्लाइट्स, ट्रेड, शिप्स वगैरह कुछ नहीं। मतलब कि ऑयल की डिमांड उस टाइम पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी। सही बात है। ओपेक कंट्रीज ने अब जैसे जैसे रिकवरी शुरू हो रही है मार्केट में, फैक्ट्रीज, शिप्स, एयरप्लेन्स एटसेट्रा सब खुलते जा रहे हैं फिर से। इसका मतलब यह है कि कोविड के बाद अब ऑयल की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ओपेक के देश हैं उनको सप्लाई भी उतनी बढ़ानी चाहिए। लेकिन रिसेंटली ये देखने को मिला है कि जिस पेस पे, जिस गति से दुनिया में ऑयल की डिमांड इंक्रीज हुई है, उस पेस पे ऑयल की सप्लाई ओपेक कंट्रीज ने इंक्रीज नहीं करी।
ओपेक प्लस कंट्रीज का यह मानना है कि अगर हम एकदम से सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे तो क्रूड ऑयल के दाम जो हैं इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। ओपेक प्लस देश चाहते हैं कि कोरोना के टाइम पे जो हमारे को नुकसान हुआ ऑयल वगैरह का, उसकी भरपाई भी हम अभी करें और सप्लाई को धीरे धीरे इंक्रीज करें, एक साथ इंक्रीज ना करें। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर ऑयल की सप्लाई को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा, जिससे ओपेक प्लस के देश जो हैं वो प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो अपने प्रॉफिट को देखते हुए इन्होंने ऑयल की सप्लाई को बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज करा, थोड़ा सा इंक्रीज करा, जिससे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस मार्केट में ऊपर जाएं। और तभी आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल जो था वो इंडिया में 100 रुपए के भी पार चला गया था। खैर, उसके दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था कि दुनिया में जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस थे उनका रेट इंक्रीज होता जा रहा था। तो मतलब यह हुआ कि क्योंकि ओपेक प्लस ने डिमांड के राइज के साथ साथ जिस तेजी से डिमांड बढ़ी उस तेजी से क्योंकि सप्लाई इंक्रीज नहीं करा, इस वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते गए और अल्टीमेटली पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता गया, महंगाई रेट बढ़ता गया। ऑब्वियसली बात है, फॉर एग्जांपल एक किसान ने सेब उगाए, मैंगोज उगाए, वाटरमेलन उगाया, अब उसे आपको एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना है तो ट्रक में लेके जाओगे। ट्रक वाले भैया क्या कहेंगे कि पेट्रोल डीजल का दाम तो बढ़ गया है तो अब मैं ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो ज्यादा लूंगा। इस वजह से जब तक वो शहर पहुंचेगा तब तक उसका रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। मतलब कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस बढ़ने से दुनिया के देशों को इन्फ्लेशनरी प्रेशर का सामना करना पड़ा, महंगाई दर का सामना करना पड़ा। तो अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब होता है कि कुछ देश क्या करते हैं, अपने कंट्री में बड़े बड़े रॉक के टैंकर्स बना लेते हैं, रॉक के कैवर्न्स बना लेते हैं, मतलब कि पत्थर के अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े टैंकर्स बना लेते हैं और उसमें बाहर से ला ला के तेल स्टोर करते रहते हैं इमरजेंसी के लिए, कि कल को अगर मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो गई या हम कोई इंपोर्ट वगैरह नहीं कर पाए या कोई शिपिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो गई, पाइपलाइन में प्रॉब्लम हो गई, तो हमारे पास इमरजेंसी के लिए अपने टैंक्स वगैरह में तेल होना चाहिए। ये अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं जो रॉक से बनते हैं, रॉक केवर्न्स होते हैं ये जो पत्थर से बनते हैं और इनमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स जो है तेल स्टोर किया जाता है इमरजेंसी पर्पसेस के लिए। इन्हें बोले जाता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। दुनिया के जो मेजर देश हैं लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना, इंडिया, ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स मेंटेन करते हैं। अभी मैंने आपको क्या डायनेमिक समझाया कि ओपेक प्लस देशों ने बोला कि हम सप्लाई को एकदम से इंक्रीज नहीं करेंगे, डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा ये, लेकिन सप्लाई को एकदम से इंक्रीज नहीं करेंगे। इससे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस अचानक से बढ़ने लगे। इंडिया, यूएस, जापान, चाइना और यूरोपियन यूनियन, इन 5 पार्टीज ने मिलकर डिसाइड करा कि एक काम करते हैं, ओपेक प्लस को थोड़ा सा झटका देने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हमारे इमरजेंसी टैंकर्स हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा तेल यूज करना शुरू कर देते हैं। उससे ये होगा कि डिमांड नीचे आएगी, ग्लोबल मार्केट में डिमांड नीचे आएगी, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए अगर हम अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यूज करेंगे तो ओपेक प्लस के देशों को ये लगेगा कि एकदम से डिमांड गिर गई है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो क्रैश करने लगेंगे। इससे ओपेक प्लस देशों के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनेगा। खैर, ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो है नहीं कि ऐसे कब तक अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी सिंबॉलिकली एक सिग्नल देने के लिए इंडिया, जापान, यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन ने यह बोला कि हम थोड़े टाइम के लिए अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यूज करते हैं। इससे ओपेक प्लस को एक सिग्नल मिलेगा कि हम उनकी पॉलिसी से नाखुश हैं और वो ऑयल की सप्लाई को इंक्रीज करना शुरू करें, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी कम हो सके। राइट, मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया में ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस तो बढ़ ही रहे थे और इंडिया में पेट्रोल डीजल स्पेसिफिकली इसलिए महंगा था क्योंकि केंद्र की सरकार ने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों ने उसके ऊपर वैट लगा दिया था, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस इंडिया में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। खैर, हम बात कर रहे हैं यहां पे अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की। आज की तारीख में इंडिया के पास 38 मिलियन बैरल्स के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। मतलब कि हमारे पास जो अंडरग्राउंड रॉक के स्ट्रक्चर्स हैं, अंडरग्राउंड रॉक के जो टैंकर्स हैं, वहां पे हम 38 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल जो है उसको स्टोर कर सकते हैं।
सर ये कितना हुआ? ये एग्जैक्टली हुआ 9.5 डेज ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। मतलब कि अगर हम बाहर से तेल मंगाना बंद कर दें तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो 9.5 डेज की हमारी डिमांड को पूरा कर सकते हैं एज ऑफ 2019। मतलब कि 2019 की जो हमारी डिमांड थी उसको ध्यान में रखते हुए 9.5 डेज का क्रूड ऑयल हमारे पास स्टोर है इन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तभी मैंने आपको बोला कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल निकाल के यूज करना कोई बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कि देखो हमें आपकी पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है ओपेक प्लस, आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज करो जिससे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है थोड़े कम हो सके। ठीक है, इंडिया में आज की तारीख में 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। एक है विशाखापट्टनम में, एक है मैंगलोर में और एक है पड्डूर कर्नाटका में। ये 3 जो हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। लेकिन इसके अलावा भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उड़ीसा में चंडीखोल में एक चौथा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बहुत जल्द बनाया जाएगा। तो आज की तारीख में तो 3 है, लेकिन एक बहुत जल्द हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ऐड किया जाएगा। राइट, तो हमने क्या देखा कि इंडिया के पास 38 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम है वो 9.5 दिन चल सकता है। अब इस डेटा का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, एक बॉडी है जो दुनिया में एनर्जी का सारा हिसाब किताब देखती है, उस बॉडी के हिसाब से जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज तक चल जाएं। हमारे तो सिर्फ 9.5 डेज तक चलेंगे, ग्लोबल बॉडी कहती है कि 90 डेज तक चलने चाहिए। मतलब कि अभी हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा पीछे हैं। इसका मतलब सरकार को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने पड़ेंगे, तभी जाके हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे। अगर हम दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों की बात करें जिनके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, उसमें एक है अमेरिका जिसके पास 727 मिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। देखो हमारे पास कितना था, 38 सिर्फ, इनके पास है 727 मिलियन बैरल। और दूसरा है जापान, इसके पास है 600 मिलियन बैरल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। मतलब कि यूएस और जापान के पास इंडिया से कई गुना ज्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। तो ये देश ये ओपेक प्लस को ऐसे दबा सकते हैं, लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा ओपेक प्लस को ऐसे दबा नहीं सकता। राइट, तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमारे यहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से रिजर्व्स बना रखे हैं और इंडिया की क्या पॉलिसी है। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता डिस्काउंट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, उसे ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट।